हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं और हमारी डेली मैगजीन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप रोज पढ़िए और पढ़ने से ये होगा कि आपको एक बेस भी सारा क्लियर होता जाएगा और साथ ही साथ मंथली मैगजीन्स जो को पढ़ने में जो प्रॉब्लम्स होती है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। एग्जामिनेशन में आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाएगा, क्वेश्चंस आपके सही होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे चैनल पे जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026। कल 22 मई था और 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है ये है एक्ट लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। ठीक है। और इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अडॉप्ट किया गया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये 1992 में हुआ था इस टाइम पे। और इसका जो एम है वो यही है कि ऐसे एक्शन लिए जाए ताकि जो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसको जो है वो रिवर्स किया जा सके। और यूनाइटेड नेशन इस ओकेजन पर इन्होंने कहा है कि कॉल किया है कि हमें कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उस पे काम करना है। इन्होंने एक टारगेट सेट कर रखा है कि 23 टारगेट्स का, कि इसको जो है 2030 तक अडेप्ट मतलब जो है वो हमें पा लेना है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि 2022 में अडॉप्ट किया गया था। 23 के टारगेट्स थे 2030 तक अचीव करने के लिए। और साथ ही साथ 2050 तक जो है वो 5 गोल्स को इनको अचीव करना है ताकि जो भी लॉस हो रहा है उसको ये रिवर्स कर सके। ठीक है, तो ये है। तो कभी ये कई बार पूछा जा चुका है, ये मॉन्ट्रियल कुनमिंग मॉन्ट्रियल की कब हुआ था, क्या है इसका भी मतलब, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी क्या है ये सब भी पूछा जाता है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया दुनिया की मेगा डाइवर्स कंट्रीज में जाना जाता है। यहाँ पे 7 to 8% जो है वो ऑल रिकॉर्डेड स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं। और इंडिया ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में इनैक्ट किया था ताकि जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसको जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकें। और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इनका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, जो कि देखते हैं कि कैसे जो बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैं, जो लोकल बॉडीज हैं, वो कैसे प्रिपेयर कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं इनका। ठीक है। और तो ये जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो बायोडायवर्सिटी एक्ट है और इसके अलावा इनका हेडक्वार्टर है जैसे एनबीए का, फिर ये कब अडॉप्ट हुआ, ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। और जैसा कि हमें पता है कि एक अर्जेंट नीड है कि हमें जो प्लैनेट है इसमें जो स्पीशीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो। अगर ये खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे इकोसिस्टम से तो ह्यूमंस का भी जो है वो सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी जरूरी होती है क्योंकि हर एक स्पीशीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी होती है, ये एक पूरा साइकिल होती है। तो अगर एक भी लॉस होता है तो उससे लैक्स ऑफ जो अदर स्पीशीज हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसको देखते हुए कैसे इनको कंजर्व किया जाए, कैसे डिस्ट्रक्शन को रोका जाए, कैसे स्पीशीज को एक्सटिंक्शन से बचाया जाए, इस पे काम जो है वो हो रहा है। अब जैसे अगर हम इससे रिलेट करके देखें तो हमारे यहाँ जैसे एक्सटिंक्ट हो चुका था चीता, उसको हमने वापस से ले आने के लिए प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट कर दिया। इस तरह की सारी चीजें जो है वो रूटीन में एक पार्ट के तौर पर मतलब आ सकती हैं, पूछी जा सकती है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने एक बुक रिलीज की है कल उपराष्ट्रपति भवन में। इसका नाम है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पी एन पणिकर। और इसके लिए इवेंट हुआ और इसमें जो है वो श्री पी एन पणिकर इनको जो है वो ट्रिब्यूट किया गया। और अगर हम इनकी बात करें पणिकर की, तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थे और ये 1909 से 1995 तक रहे। इन्होंने केरला ग्रैंड भाषाला संगम या
केरला लाइब्रेरी एसोसिएशन इसको जो है वो बनाया था 1945 में। और इसके बाद ये लेटर जो है वो केरला स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल के तौर पे इवॉल्व हुआ। ये काफी इनका योगदान रहा है, ठीक है, जो लिटरेसी है उसको बढ़ावा देने में। तो इसीलिए इनका जो बर्थडे होता है 1 मार्च को होता है, उसको केरला स्टेट रीडिंग डे के तौर पे मनाया जाता है। काफी रिनाउंड ये राइटर और जर्नलिस्ट थे। इन्हें लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनके वर्क्स के लिए। ठीक है, और ये जो बुक है इसके जो लेखक है, जैसे बुक रिलीज होती है तो लेखक का नाम भी पूछा जाता है। पीपी सत्यन, इन्होंने इसको जो है वो लिखा है। तो बुक का नाम और ये जो सीपी राधाकृष्णन है या लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया कौन है, इस तरह से भी चीजें पूछी जा सकती है। फिर अभी कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है फ्रांस में, और इसमें एक फिल्म अभी रिलीज की गई है, हेल ग्रिंड, इसका प्रीमियर हुआ। और ये जो फिल्म है ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बनाई गई है। ये एक 95 मिनट की साइंस फिक्शन फिल्म है, और इसको सैन फ्रांसिस्को बेस्ड स्टार्टअप है हिक्सफील्ड एआई, इन्होंने प्रोड्यूस किया है। और ये कहा जा रहा है वर्ल्ड की फर्स्ट एवर एआई फीचर फिल्म है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा जो है वो 14 डेज में इन्होंने कंप्लीट किया। 15 पीपल की टीम थी और इसमें लगभग 5 लाख US डॉलर का कॉस्ट जो है वो आया है। तो इसका ट्रेलर जो है वो अभी कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है वो लॉन्च किया गया। और एक नया ये माइलस्टोन है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को भी पूरा चेंज कर सकता है, क्या क्या इनकी एबिलिटीज हैं इन पे, और फिर फर्दर जो है वो वर्क। कांस फिल्म फेस्टिवल ये हर साल मई में सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड का सबसे इन्फ्लुएंशियल फिल्म फेस्टिवल है। और यहाँ पे बेहतरीन जो सिनेमा है उसका जो है वो प्रीमियर वगैरह होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर IRT CTC, इनका एक ट्रेन चलती है, लग्जरी ट्रेन चलती है जिसको कि गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन कहा जाता है। तो इसका अभी कैसे इस टूरिस्ट सीजन के लॉन्च करना है, इसको इन्होंने जो है वो भी अनाउंस किया है। ये काफी ये जो ट्रेन है गोल्डन चैरियट, इसको सबसे पहले 2008 में कर्नाटका स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और IRCTC ने जो है वो लॉन्च किया था मिलके, साउथ इंडिया में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। फिर ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक वो थोड़े दिन के लिए जो है वो सस्पेंड हो गए, इसके जो ऑपरेशन थे इनको रोक दिया गया। और ये काफी लग्जरियस ट्रेन होती है, इसमें पूरा जो ट्रेन है वो बेहतर, इसका पूरा इंटीरियर होता है, काफी कॉस्टली भी होती है ये। इसमें स्मार्ट टीवी सब चीज, वाईफाई एनेबल सिस्टम लगा रहता है। सेफ्टी मेजर्स भी काफी होते हैं इसमें, CCTV से पूरा बना होता है। और इसको जो है वो जब ये जो ट्रेन है इसको एक हम्पी है, हम्पी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहाँ का एक स्टोन चैरियट है, उसी के नाम पे इसका नाम जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा इंडिया में और भी लग्जरी ट्रेन चलती हैं, जैसे कि पैलेस ऑन व्हील्स है, इसके अलावा महाराजा एक्सप्रेस है। तो ये सभी ट्रेनें जो है वो अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, अपनी लग्जरियस उसके लिए जानी जाती हैं। और ये मतलब इनके थ्रू यही है कि एक्सप्लोर किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स पे ये ट्रेनें जो है वो चलती हैं, ताकि जो है वो एक बेहतर जर्नी जो है वो जो टूरिस्ट है वो प्रोवाइड किया जा सके। फिर कल यूनियन मिनिस्टर इन्होंने लॉन्च किया जीवन और शतायु, ये डैशबोर्ड्स हैं। जीवन है ज्वाइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क, ये एक मोबाइल ऐप है। और शतायु सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी डैशबोर्ड, ये दोनों का लॉन्च किया गया। भारत में जो एल्डरली लोग हैं उनकी जो संख्या है, माना जा रहा है कि 2031 तक 193 मिलियन हो जाएगी, जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और कैसे ये जो ऐप है इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो वेलफेयर सर्विसेज हैं उसको ये फैसिलिटेट करे, सपोर्ट करे सीनियर सिटीजन्स के लिए जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं। और जो शतायु है ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें जो केयर गिवर्स होते हैं, जो एल्डरली पर्सन को केयर करते हैं, उनको और बेहतर तरीके से ट्रेन किया जाएगा, उनको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि
जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उनका वो बेहतर तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर पाए, इमरजेंसी असिस्टेंस उनको प्रोवाइड किया जा सके अगर वो अकेले हैं, उनके पास कोई और नहीं है तो ये दोनों जो एप्स के नाम, ऐप और डैशबोर्ड का जो नाम है ये मॉडर्न रहेगा, पूछा जा सकता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2024, ये इंडिया का एक डिटेल पिक्चर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कि क्या एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये एक डेमोग्राफिक सर्वे है जो कि शुरू हुआ था 1964-65 में बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और ये मतलब पूरा रिकॉर्ड करता है कि क्या क्या चीजें हैं, सर्वे करता है कि बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, एमएमआर क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, इन सबको ये पूरा जो है वो सर्वे करने का काम करता है। अभी जो लेटेस्ट एस्टिमेट्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग जो बर्थ रेट है इंडिया में वो 2014 में 21 था, उससे कम हुआ है, और 2024 में 18.3 हुआ है। और जो डेथ रेट है इसमें भी मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिला है। सेम पीरियड में डेथ रेट में 6.7 से कम होके 6.4 हो गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसमें भी प्रोग्रेस हुआ है, और अभी 39 से कम होके ये 24 डेथ पर 1000 लाइफ बर्थ हो चुका है। और इसके अलावा इसमें बताया गया है कि जो रूरल एरियाज हैं वहां का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है। रूरल बर्थ रेट घटा है, ये 22.7% से 20.2 हुआ है। और जो अर्बन बर्थ रेट है ये इम्प्रूव हुआ है, ये 17.4 से 14.7 हुआ है। रूरल डेथ रेट की बात करें तो इसमें भी डिक्लाइन हुआ है, 7.3 से 6.8 हुआ है। और अर्बन जो डेथ रेट है इसमें मार्जिनल कमी देखने को मिली है, 5.5 से 5.6%, मतलब 5.6 हुआ है। ठीक है, और जो अर्बन एरियाज है वहां पे आईएमआर या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो है वो काफी बेहतर प्रदर्शन इनका रहा है। स्टेट वाइज काफी डिफरेंसेस है। और केरला जो है ये इसका लोएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट है 3.9, और सिंगल डिजिट आईएमआर है 8 ही है यहाँ पे, जो कि सबसे कम है पूरे कंट्री में। तमिलनाडु का सेकंड रैंक है। और इसके अलावा जो स्मॉल स्टेट्स हैं इन्होंने, जैसे कि गोवा है और अंडमान निकोबार है, इनका भी एक बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो रहा है। ठीक है, तो ये जो भी अभी इंडिकेटर्स हैं ये सब इम्पोर्टेंट रहते हैं, पूछे भी जाते हैं। अभी जब तक सेंसस का पूरा डेटा नहीं आ जाएगा तब तक इन्हीं सारी चीजों पे जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये इम्प्लीमेंट करता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। और जो हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये लॉन्च किया गया था सितंबर 2021 को, और ये आयुष्मान भारत स्कीम का एक पार्ट है। और आभा या हेल्थ आईडी इनको जो है वो इनिशियली इंट्रोड्यूस किया। ये जो है वो एक वॉलंटरी हेल्थ आइडेंटिफायर है। और जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसका ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। इसके तहत एक इंटर ऑपरेबल हेल्थ इकोसिस्टम को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो डेवलप कर रही है, ताकि आराम से जो पेशेंट का कंसर्न है उसको लेके हेल्थ डेटा को जो है वो शेयर किया जा सके। तो इसी योजना के तहत अभी इंफॉर्मेशन जो है वो आया है कि मेजर माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है, और 100 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स इन्होंने सक्सेसफुली लिंक कर दिया है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से। और ये काफी सिग्निफिकेंट जो है वो माना जा रहा है कि स्टेप है, और इससे एक इंटीग्रेटेड सिटीजन सेंट्रिक इंटरऑपरेबल डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाने में हेल्प होगी। और आभा ये एक यूनिक हेल्थ डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं जो कि सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो सिक्योरली लिंक करें और जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उनका एक्सेस कर सकें डिफरेंट जो हॉस्पिटल हैं, केयर प्रोवाइडर हैं उनके थ्रू। और इसमें पिछले 15 मंथ्स में काफी इंक्रीज हुआ है, ये जो नंबर है ये डबल हो गया है।
और 50 करोड़ से जो है ये अभी 100 करोड़ के लगभग हो गया है फरवरी। ठीक है, तो ये इन्होंने माइलस्टोन अचीव किया। ये इस योजना के बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर उत्तर प्रदेश जो है वो एक लीडिंग कंट्रीब्यूटर है इसमें, और इसका जो है वो 15.03 करोड़ आभा लिंक हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो है। इसके बाद आंध्र प्रदेश है सेकंड नंबर पे, यहाँ पे 11.95 करोड़ लिंक रिकॉर्ड्स हैं। फिर राजस्थान, बिहार, राजस्थान, गुजरात, इनका भी जो है वो नंबर है। और जो मेजर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, डिजिटल प्रोग्राम्स हैं, ये भी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम कोविड चला था, इससे भी जो है वो जो हेल्थ डेटा है इसको, इंफॉर्मेशन को जो है वो पूरा बनाने में जो है वो हेल्प मिल रहा है। ठीक है, ये है। फिर इसमें डिफरेंट स्टेट्स का भी है, जैसे कि गुजरात का टेको प्लेटफॉर्म है, राजस्थान का IHMS प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू जो है वो लोगों को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। सीडैक का ई सुश्रुत अभियान है। ठीक है, इसको इन्होंने डेवलप किया है। मतलब यही है कि एक पूरा डेटा जो है वो अच्छा प्रोवाइड किया जाए। फिर अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डिक्लेरेशन आया है एबोला आउटब्रेक को लेके, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया में भी जो है वो एक प्रिपेयर्डनेस देखा जा रहा है कहाँ कि क्या है। और सेंटर ने डायरेक्ट किया है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कि आप जो अपना सर्विलांस सिस्टम है उसको बेहतर करिए, हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस बढ़ाइए, रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम को अच्छा करिए। ठीक है, और इसमें स्टेट्स को कहा गया है कि आप अपना जो सर्विलांस है उसको इंटेंसिफाई करिए अंडर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। ठीक है, तो एक एडवाइजरी जारी किया गया है कि अगर कोई भी ऐसे चीजें देखने को मिलती हैं, सिम्टम्स वगैरह डिजीज के, तो उस पर तुरंत जो है वो एक्शन लेना होगा। और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम ये एक डिसेंट्रलाइज सर्वे सिस्टम है, जो कि अर्ली जो भी अगर कोई डिजीज का आउटब्रेक होता है तो उसमें जल्दी से जल्दी उसको कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, इस पे पूरा वर्क करता है। और इसमें एडवाइजरी दिया गया है कि जैसे अगर किसी को फीवर है, वीकनेस है, मसल पेन, हेडेक है, रेड आईज है, स्टमक पेन है, रैशेस है, तो ये कहीं ना कहीं एक वार्निंग साइंस है जिनको कि क्लोजली मॉनिटर करना। फिर वर्ल्ड प्री क्लैम्पसिया डे ये कल था, और इसी के उस पे जो है ओकेजन पे एम्स के जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने कहा है कि एक क्रिटिकल नीड है कि इसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जा सके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्री क्लैम्पसिया ये एक प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें जो ब्लड प्रेशर है वो काफी बढ़ जाता है, और इसकी वजह से जो बॉडी है उसके जो ऑर्गन सिस्टम है, सबसे ज्यादा किडनी और लिवर पे इफेक्ट जो है ये पड़ता है। वर्ल्ड प्री कैंसिया डे हर साल 22 मई को जो है वो मनाया जाता है ताकि इसके बारे में अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके, और मैटरनल हेल्थ और अ, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके उन पे पूरा वर्क किया जा सके, ताकि और साथ ही साथ जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उन पे को देखा जा सके। जितना अर्ली ये डिटेक्ट हो जाता है उतना जो है वो चीजें जो है वो इजी रहती। और ये लीडिंग कॉज होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर के और न्यूबॉर्न के जो है वो बीमारी से रिलेटेड, और बहुत सारे केसेस में इसकी वजह से प्रीमेच्योर बर्थ हो जाता है, या मदर का ऑर्गन फेल्योर हो जाता है, डेथ भी हो सकती है माँ की और बच्चे की। तो इस पे इन्होंने कहा कि काफी इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड जो प्रेगनेंसीज होती है इसमें 5 to 8% जो प्रेगनेंसीज हैं उनको ये प्रीक्लैम्सिया जो है वो अफेक्ट करता है। और इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे जो 20% ऑफ जो मैटरनल डेथ्स हैं वो इसी बीमारी से रिलेटेड, इसका डिजीज का नाम भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। और जो इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो ये काफी इम्पोर्टेंट रहता है कि इसमें जो है वो जल्दी से जल्दी इसका पता चल रहा है, और ताकि इस पे वर्क जो है वो डॉक्टर्स कर सके। फिर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इन्होंने ऑफिशियली नोटिफाई किया है कि एक ड्रग होती है प्री गैबलिन, इसको शेड्यूल H1 के अंतर्गत रखा जाएगा। जो ड्रग रूल्स हैं इनमें, और शेड्यूल H1 इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में,
ताकि जो ड्रग्स प्रोन है वो अब्यूज उनको जो है वो रेगुलेट किया जा सके। जैसे कुछ ड्रग्स जैसे ओपाइड्स हैं, बेंजोडाइजेपिन्स हैं इनको। और प्री गैबलिन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसको कि क्रॉनिक पेन और न्यूरोपैथीज को या एपिलेप्सी को जो है वो क्योर करने के लिए ट्रीट किया जाता है। और इसका अगर मिस यूज हो तो ये इसको एक सेडेटिव के तौर पे और या डिस एसोसिएटिव इफेक्ट्स के लिए जो है वो यूज किया जाता है। तो हाल फिलहाल में इसका जो यूजेस है वो काफी बढ़ गया है, इसकी काफी रिपोर्ट्स आ रही थी, जिसकी वजह से जो यंग पीपल हैं उन पे काफी जो है वो इफेक्ट पड़ रहा था। और इसीलिए इसके मिसयूज को रोकने के लिए जो है वो इसको इसको इस तरह से नोटिफाई किया है। ठीक है। तो मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज होना तो ठीक है, लेकिन अगर इसको ड्रग्स के तौर पे यूज किया जाएगा, इसका इलीगल जो है स्टॉकिंग भी किया जा रहा है और इसको अनऑथराइज तरीके से बेचा भी जा रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज में। ये एक ट्रेंड बन गया है इसका नॉन मेडिसिनल यूज का। तो इसको रोकने के लिए ये कदम जो है वो मिनिस्ट्री ने उठाया है। फिर इंडिया का इस बार 2026 का जो ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। तो इंडिया ने चेयर किया सेकेंड ब्रिक्स आईसीटी वर्किंग ग्रुप। और ये मीटिंग जो है वो हुई। और जो थीम है ब्रिक्स प्रेसिडेंसी की वो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और इसके अलावा ये जो आईसीटी का ट्रैक थीम है ये है इनोवेट, कॉपरेट एंड ट्रांसफॉर्म। तो जैसे ब्रिक्स के बारे में पूछ सकता है कि कहाँ पे होगा इस बार का, क्योंकि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत को ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी जो है वो 2026 के लिए मिली है। पिछले साल जो है ये रशिया के पास थी। उसमें पूरा अभी समिट ये होगा। और ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है मेनली जो कंट्रीज। ठीक है। और इन कंट्रीज में जो आपसी जो कॉपरेशन है उसको बेहतर करने के लिए ये और पूरा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये ग्लोबल साउथ को भी आगे इफेक्टिव तरीके से ले जाने पे वर्क कर रहे हैं। फिर अभी बांग्लादेश के होम मिनिस्टर हैं सलाहुद्दीन अहमद। इन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थी फॉर्मर शेख हसीना, उनको लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करके वापस कंट्री में ले आया जाए। और शेख हसीना की अगर हम बात करें तो ये अगस्त 2024 से इंडिया में है। इनकी जो आवामी लीग गवर्नमेंट थी वो स्टूडेंट एक लेड अपराइजिंग हुआ, उसके बाद इनको हटा दिया गया और फिर तब से ये इंडिया में है। फिर अभी बांग्लादेश में जो है वो न्यू इलेक्शंस हुए और यहाँ पे जो है करंट गवर्नमेंट बनी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या बीएनपी। फरवरी में उनकी न्यू गवर्नमेंट बनी है। तब से ये हो रहा है कि कैसे जो है वो इनको वापस लिया जाए। और अभी शेख हसीना ने भी काफी सारे इंटरव्यूज में कहा है कि मैं वापस कंट्रीज जाना चाहती हूँ। और इसमें देखो फर्दर क्या चीजें जो है वो। फिर यूनियन होम मिनिस्टर ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। आईटीबीपी की टीम है, उन्होंने पहला अपना ऑल वुमेन एक्सपीडिशन जो है वो किया है। और इन्होंने सक्सेसफुली जो हमारा भारतीय नेशनल फ्लैग है, इंडियन नेशनल फ्लैग, इसको जो है वो माउंट एवरेस्ट पे फहराया। तो ये काफी एक बड़ा अचीवमेंट है। और वहाँ का जो हार्श टेरेन होता है और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं को डिफाई करते हुए इन्होंने ये अचीवमेंट जो है वो पाया। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है इंडिया की, जिन्हें की डिप्लॉय किया जाता है क्योंकि हिमालयन बॉर्डर है विद चाइना। और ये पूरा सिक्योरिटी देखते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर की। इनको ट्रेनिंग दी जाती है हाई एल्टीट्यूड पे रहने के लिए। और अभी ये जो सीजन है इसमें माउंटेनियरिंग का काम होता है माउंट एवरेस्ट पे। यहाँ से टीम गई थी और इन्होंने ये अपना एक इतिहास रचा। पूरी जो है वो महिलाओं की टीम थी। और आईटीबीपी का काफी प्राउड हिस्ट्री रहा है। इनका मोटो है नेशन बिफोर सेल्फ। कभी कभी ऐसे सेंट्रल जो फोर्सेस होते हैं इनका ये भी पूछा जा सकता है। बाकी इनका जो अचीवमेंट है ये तो इम्पोर्टेंट है। फिर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है 2026 का वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। ये अक्टूबर 26 में बहरेन में होना था। और लेकिन अभी जो करंट जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जो गल्फ रीजन में काफी इश्यूज चल रहे हैं, तो सेफ्टी को देखते हुए एथलीट्स की
और जो ऑफिशियल्स हैं, जो डेलीगेशंस हैं फैंस के, उसको देखते हुए इन्होंने कहा है कि अब ये जो चैंपियनशिप है ये इसको हम पोस्टपोन कर देंगे, फिर बाद में डिसाइड होगा कि कब ये चैंपियनशिप फर्दर होती है। फिर डीआरडीओ ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 1, डीआरडीओ की मिसाइल है ये, इसकी सक्सेसफुली जो है वो टेस्ट किया गया चांदीपुर से। और ये जो टेस्ट है ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इन्होंने कंडक्ट कराया है वैलिडेशन के लिए कि हाँ जो मिसाइल है वो कैसे प्रॉपर तरीके से जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स इन पे वर्क कर रही है। अग्नि की बात करें तो अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल है, ये भारत का जो न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटेजी है इसका ये कॉर्नर स्टोन है। इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया अपने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। और अग्नि 1 का जो रेंज है वो 700 टू 800 किलोमीटर्स का है। ये सबसे पहली बार टेस्ट किया गया था 2002 में, उसके बाद से इसमें काफी सारे चेंजेस जो है वो किए गए हैं। ये मिसाइल शॉर्ट रेंज की मिसाइल होती है और ये सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम को यूज करती है। रैपिडली इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसका जो लॉजिस्टिकल फुटप्रिंट होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, और अग्नि के बहुत सारे वेरिएंट जो है वो बन रहे हैं। और इसमें अग्नि 5 है, ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज है, इसका मतलब ये एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में जो है वो जाके अटैक कर सकती है। तो ये तरह से जो इसका जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल रहा। फिर इंडियन आर्मी ने क्यू फोर्स लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशन इसको जो है वो लॉन्च किया। ये एक एप्लीकेशन है जिसको डिजाइन किया गया है टू स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक्स एंड सस्टेनमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, और इंडियन आर्मी को डिफरेंट टेरेन में काम करना होता है, तो माना जा रहा है कि इस फोर्स को बनाने के बाद से जो सप्लाई चेन है वो बेहतर होगा, ट्रांसपोर्ट और बाकी चीजों को बेहतर तरीके से जो है मैनेज किया जाएगा। तो क्यू फोर्स जो है ये मिलिट्री का एक नया पूरा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो इनका एक डिजिटाइजेशन एफर्ट है जिसके अंतर्गत है डिजिटल आर्मी इनिशिएटिव, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। और इसके पहले इस तरह का जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम है और भी कंट्रीज जो है ग्लोबली अगर देखा जाए तो यूएस का भी है। यूएस का है ग्लोबल कॉम्बैट सपोर्ट सिस्टम या जीसीसी जीसीएसएस आर्मी। ठीक है, तो बाकी कंट्रीज का भी है। तो अब इंडिया ने भी अपना न्यू जो है वो इंडियन आर्मी ने क्यू फोर्स लॉन्च कर दिया गया है। फिर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, इनके के बारे में पूरा आज निकला था इस स्कीम के बारे में। और ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2020 में, लॉन्च हुई अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट है। इसका एम है टू फॉर्मलाइज एंड स्ट्रेंथन इंडियाज अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जिसमें कि करीब 25 लाख के लगभग अनरजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। शुरुआती इसका जो आउटले रखा गया था 10,000 करोड़ का था, फिर इसको 21 तक और उसके बाद 24-25 में भी इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सटेंड किया गया। फिर अभी इसको फर्दर एक्सटेंशन मिल गया है सितंबर 26 का। और इसका यही है कि जो माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं उनको कैसे अपग्रेड किया जाए, फॉर्मलाइज किया जाए, ताकि एक सस्टेनेबल ग्रोथ इनकी भी हो सके। फिर इसके अलावा ये जो स्कीम है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन ये प्रोडक्ट अप्रोच माइक्रो के फूड प्रोसेसिंग में क्या आ जाएगा? छोटी छोटी अचार मुरब्बे ये सारी चीजें जो आती हैं ना, जो भी छोटी छोटी खाने पीने की चीज होती है वो सारी। चिप्स वगैरह भी आएगा? हाँ, चिप्स वगैरह जो लेस वगैरह होती हैं, फूड नहीं प्रोसेसिंग लेस में? तो बड़ी बड़ी कंपनीज का है, ये माइक्रो कंपनीज नहीं। तो ऑलरेडी प्रोसेसिंग के थ्रू ही सब बनती हैं करती हैं। जो ऐसे सेक्टर जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि बहुत से लोकल कोऑपरेटिव्स रहते हैं या छोटी छोटी चीजें जो बना के बेचते हैं। अब अगर तुम देखो होली के टाइम पे या किसी भी फेस्टिवल के पैकेज्ड आइटम बहुत सारे बिकते हैं बिना लेबल के बिना उसके, तो कैसे उनको भी लिंक किया जाए ताकि जो सर्विस जो सिस्टम है वो और बेहतर हो सके, है ना। और जो फूड प्रोसेसिंग है वो और अच्छे तरीके से काम कर सके, इसीलिए इसको बनाया गया है कि सारी चीजों को अच्छा बेहतर किया जा सके। इसमें अब इसमें है कि काफी सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इसमें जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसको 35% क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, हेल्थ
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सेटअप किया जाता है, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है कि ताकि ये प्रोसेसिंग वगैरह का काम अच्छे तरीके से जो है वो कर सकें। फिर इसको ई मार्केट प्लेस से जोड़ा जाता है ताकि जो है वो फैसिलिटेट हो कि आसानी से जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिक सकें। ठीक है, और इससे एक एंटरप्रेन्योरशिप को भी डेवलपमेंट मिलता है, जो रूरल इकोनॉमी है उसके लिए बेहतर रहता है। साथ ही साथ जो इनके बेनिफिशरीज हैं वो, जैसे कि बहुत सारे जो एग्जीबिशंस लगते हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के, उन पे इनको प्रमोट किया जाता है। अब इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड फूड इंडिया है, आहार है, सियाल है, इनके तहत इनका जो एक मार्केट एक्सेस है उसको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, कि भाई प्रोडक्ट विजिबली जो है वो दिखे, बिक सके फिर आसानी से, ये है। तो मतलब ये एक हमारा जो सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन है, आत्मनिर्भर भारत मिशन, उसके तहत भी ये एक है, ताकि जो इकोनॉमी है उसको पूरी तरीके से जो है सेल्फ रिलायंट बनाया सके, फूड प्रोसेसिंग को भी और बेहतर किया जा सके, कोल्ड स्टोरेज जो चेन है उसको बेहतर किया जा सके। फिर अभी हमारे मेगा फूड पार्क्स भी बन रहे हैं, तो उनसे इनको जोड़ा जा सके, ताकि इसमें जो लोकल लोग हैं, रूरल जो है लोग, उनकी ग्रोथ हो सके, वुमेन लेड जो एंटरप्राइजेज हैं उनमें और ग्रोथ हो सके, है ना? तो इन सब चीजों के लिए ये है। फिर अभी आरबीआई ने अपना लेटेस्ट स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट पब्लिश किया, ये मंथली बुलेटिन है अप्रैल 26 के लिए, और इसमें कहा गया है कि जो इंडिया का जो डोमेस्टिक डिमांड है, ये एक की जो है वो फैक्टर रहा है ग्रोथ का। और इसमें उन्होंने कहा कि नियर टर्म जो आउटलुक है, मतलब जो अभी जो आने वाला समय है, ये थोड़ा सा क्लाउडेड है, क्योंकि जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित है, सप्लाई साइड प्रेशर काफी ज्यादा है वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से। तो इसमें उन्होंने कहा है, एम्फेसिस दिया है कि अ, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, मतलब उसमें इंक्रीज होगा, बट एक टॉलरेंस बैंड के विद इन ही रहेगा। और इसमें कहा है कि जो ये प्रेशर्स हैं उनको क्लोजली जो है आरबीआई मॉनिटर कर रहा है, जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उनको, क्रूड प्राइसेस के, ऑयल को, कैपिटल फ्लो को कैसे मैनेज करना है, इस पे भी वर्क जो है वो कर रहा है। और डिमांड साइड इन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो डिमांड है रिमेन वो ब्रॉड बेस्ड है, रूरल मार्केट से जो है वो उसको सपोर्ट मिल रहा है। और ई वे बिल्स जो है वो इनमें जो रिकॉर्ड डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट वगैरह हो जा रहा है, सब चीजों का कंजम्पशन जो है वो बढ़ा है। और इसमें फिर ये कहा कि जो पेट्रोलियम कंजम्पशन है वो अप्रैल में काफी गिरावट आई, उसमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। फिर नेफ्था, एलपीजी, इन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनके में भी जो है गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जो लेबर मार्केट कंडीशन है इनका जो है वो जो एक मॉडरेशन रहा है जनवरी से मार्च तक का जो पीरियड रहा है उसमें। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इसमें रेट, इसमें जो है वो इन्होंने कहा है कि भी डिक्लाइन देखने को मिला है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसमें भी जो है वो बढ़ोतरी हुई है। तो इन्होंने कहा है कि अप्रैल का जो मतलब पूरा मंथ रहा है एक तरह से रिजिलियंट रहा है, तो अभी फर्दर अब देखो फिर आगे इसमें क्या चीजें होती हैं। हाँ, लेकिन ये है कि इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ेगा, और आगे आने वाले टाइम में कैसी चीजें होती हैं बहुत ज्यादा क्लियर अभी नहीं है। लेकिन चूंकि अगर वॉर लंबी खिंचती है तो सीधा उसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। फिर आरबीआई ने कल 81,590 करोड़ रुपए जो है वो इंजेक्ट किए, और ये इनका ट्रांजिएंट लिक्विडिटी है बैंकिंग सिस्टम में, मतलब और पैसे डाली है। इनका 3 दिन का वेरिएबल रेट रेपो ऑप्शन, इसको इन्होंने अडॉप्ट किया है। और वेरिएबल रेट रेपो की अगर हम बात करें तो ये एक मॉनिटरी टूल है जिसको कि आरबीआई यूज करती है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए बैंकिंग सिस्टम में। और इसमें कई सारे इंटरेस्ट रेट रखती है, ये ऑक्शन के थ्रू इसको पूरा किया जाता है। जो अभी डॉलर के प्राइसेस काफी बढ़ रहे थे उसको देखते हुए, मतलब ये एक एसेंशियल मेजर हो गया था, क्योंकि अगर आरबीआई इंटरव्यू ना करती जो, तो रुपये का जो प्राइस है वो 100 पार भी जो है वो जा सकता था। तो इसको देखते हुए उन्होंने ये अडॉप्ट किया है। और
फिलहाल इनकी वजह से जो अभी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि और भी शायद इनको वीआरआर ऑक्शन जो है वो करने पड़े, जो एक लिक्विडिटी कंडीशन उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये से कि वीआरआर क्या है ये इम्पोर्टेंट रहेगा, या आरबीआई कैसे फंक्शन करता है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और इसकी वजह से जो अभी डॉलर के मुकाबले जो रुपी का प्राइस है वो पिछले 2 दिनों में लगातार जो है वो बढ़ा है। जो $96.8 हो गया था, अभी वो 95.2 पे आ गया है। तो ये है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने खेत बचाओ अभियान कैंपेन ये लॉन्च किया, और इन्होंने कहा है कि इसके थ्रू जो है वो 2 करोड़ 71 जो लाख सिटीजन है उनको लाभ पूरा हुआ है। और इसमें बताया गया कि कैसे जो सॉइल हेल्थ है उस पे कैसे फोकस करना है, फर्टिलाइजर यूज को बैलेंस्ड करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बढ़ानी है, फार्मर्स को एजुकेट करना है कि वो साइंटिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम को पूरा यूज करें। ठीक है, तो ये जो खेत बचाओ अभियान है, ये एक जो गवर्नमेंट का एक मेजर ब्रॉडर स्कीम है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट उसके अंतर्गत आता है, और ये आता है अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और इसको लॉन्च किया था ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसमें जो डिक्लाइन हो रहा था, जो इम्बैलेंस तरीके से फर्टिलाइजर को यूज किया जाता है, तो उसको कम किया जा सके। कैंपेन चलाए गए, सॉइल हेल्थ कार्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ताकि जो सॉइल का हेल्थ है उसको और बेहतर किया जाए। इसके इसमें जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई और उस पर और वो काम कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो सॉइल है उसको और बेहतर जो है वो किया जा सके। फिर इंडिया और नॉर्वे, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक 5 ईयर का एमओयू साइन किया है नॉर्वीजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ। और ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एडवांस कंसल्टेंसी सपोर्ट इन टनल इंजीनियरिंग, स्लोप स्टेबिलिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो माना जा रहा है कि इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेहतर और डेवलप होगा, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगा, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने पे जोर दिया जाएगा। नॉर्वे एक ग्लोबल लीडर है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, पर्टिकुलरली टनलिंग में और स्लोप स्टेबिलिटी में, क्योंकि वहां पे जो कंट्री है ये काफी उसका माउंटेनियस टेरेन है, तो इसमें उन्होंने काफी वर्क जो है वो किया है, और काफी सारे इनके प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं। और इंडिया का भी है कि हमारा एक एम्बिशन है कि हम हाईवे एक्सपेंशन करें हिमालयन रीजन्स में, जिसमें चार धाम जो जिला पास ये सब चीजें हैं। तो इसी के लिए इंडिया ने इनके साथ जो है वो अपना एक एग्रीमेंट किया है ताकि और फर्दर इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सके। फिर इंडिया और इथियोपिया, इन्होंने साइन किया है बायलैटरल एक्सेशन प्रोटोकॉल इन जेनेवा। तो इससे इथियोपिया का जो इथियोपिया भी जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाह रहा है, तो इससे ये इनके लिए काफी इजी रहेगा। ठीक है, और इंडिया ने पहले से ही इथियोपिया की मेंबरशिप को जो है वो अपना इंडोर्स किया है, तो इसीलिए इंडिया ने इनको सपोर्ट किया है। इंडिया और इथियोपिया के बीच में काफी डीपर टाइज हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी है, काफी एक सिविलाइजेशनल टाइज रहे हैं। और अभी रिसेंटली दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी अपने इथियोपिया की यात्रा पे गए थे, तो दोनों जो कंट्रीज हैं इनके बीच में जो इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको और बेहतर करने पे जो है वो जोर दिया गया, और उसी पे और काम हो रहा है। फिर फिर भी प्रधानमंत्री मोदी यूएई और यूरोप के टूर पे गए थे, मल्टीनेशनल टूर पे गए थे, जिसमें ये नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली गए, यूएई गए। तो काफी सारी जो है वो चीजें हुई। इंडिया नॉर्डिक समिट भी हुआ, ठीक है, जो कि 2025 में नहीं हो पाया था पहलगाम अटैक के बाद से, फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बढ़ गया था। तो काफी सारे इसमें जो है वो इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है वो एक माइलस्टोन अचीव किया। इंडिया ईएफटीए ट्रेड एग्रीमेंट जो कि अब फोर्स में आया है 2025 में, और इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट माना जा रहा है कि इसको भी रेटिफाई कर लिया जाएगा इस साल के अंत तक। फिर इसके अलावा यूएई के साथ इन्होंने
सबसे पहले ये यूएई गए थे, तो यहाँ पे कैसे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बढ़ाने हैं उस पे पूरा फोकस किया गया। ठीक है, फिर नॉर्डिक कंट्रीज के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे जो है वो पे ज्यादा फोकस किया गया। इसके अलावा एआई गवर्नेंस और क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव्स पे फोकस था पूरा, कि कैसे इनको और बेहतर किया जाए। फिर मोदी जी ने इंडिकेट किया है कि यूरोप के साथ इंडिया का एक और डीपर कोलैबोरेशन होगा। फिर इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जून में, अभी जून 2026 में जो है वो ये ट्रेवल करेंगे, G7 की मीटिंग होगी फ्रांस में। उसके अलावा स्लोवाकिया भी जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी जो है वो सब जो भी कंट्रीज हैं इनके साथ जो रिलेशन उसको और बेहतर करने पे काम किया जाएगा। ये सारी चीजें रही। फिर सऊदी अरेबिया, इन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है, ये सबसे नए मेंबर बन गए हैं। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये इंडिया ने लॉन्च किया था 2023 में। इसका एम है कि एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क बनाना, ताकि जो बिग कैट्स हैं उनके कंजर्वेशन का काम जो है वो किया जा सके। तो एक नए आगे से कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा मेंबर जो है वो रिसेंटली जुड़ा है। ये अभी समिट 1 जून से होनी थी, लेकिन अभी इसको पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि अफ्रीका समिट भी होनी थी, और जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे इबोला आउटब्रेक हुआ है, तो उसको देखते हुए अभी फिलहाल के लिए जो समिट्स हैं उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। फिर इंडिया का चंद्रयान 3 लूनर मिशन था, इसको ऑनर मिला है, इनको प्रेस्टिजियस 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड मिला। और ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा दिया गया। इंडिया के जो एम्बेसडर हैं यूएस में, उन्होंने इसको इसरो के बिहाफ पे इस अवार्ड को जो है वो रिसीव किया। और ये AIAA एसेंट 2026 कॉन्फ्रेंस हुई। चंद्रयान 3 23 अगस्त 23 को जो है वो गया था एज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट, जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी मून के साउथ पोल पे। तो ये काफी एक साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक जो है वो एक माइलस्टोन जो है वो रहा था। और इसके पहले जो है वो सरफेस लेवल जो है वो एक्सप्लोर नहीं हो पाया था। तो ये इनको अवार्ड मिला गया है। और ये गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक अवार्ड इसको नाम दिया गया है आफ्टर रॉकेटरी के जो जनक थे, रॉबर्ट एच गोडार्ड के नाम पे। ठीक है, और ये अवार्ड 1967 से जो है वो दिए जा रहे हैं इंडिविजुअल्स को या टीम्स को उनके स्पेस फ्लाइट में एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। ठीक है, तो यही था आज का सारा न्यूज। तो ये सारा करंट अफेयर्स था आज का, और आप हमसे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए।